हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई लर्निंग एक साथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर 13 अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं एक अभिनव शैक्षणिक संस्था के बारे में। तो शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल श्री गोपेश्वर विद्यापीठ सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो इच्छुक स्टूडेंट आज ही सबसे आगे सबसे बेहतर श्री गोपेश्वर विद्यापीठ सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ले। एडमिशन हेतु संपर्क करें 9875018980 तो अब अपन लेसन को शुरू करते हैं। तो अब अपन देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो भारत में नगरों से प्रतिदिन लगभग 1 लाख टन अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो अपशिष्ट आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है। तो अब जहाँ भी जाते हैं नगरों में तो उसको सौंदर्य को बिगाड़ने में अपशिष्ट है वो अपनी एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे छोटे नगर हो चाहे बड़े नगर हो। तो छोटे नगरों में निकलने वाले जो कूड़े की प्रति व्यक्ति औसत मात्रा है वो 0.1 किलोग्राम है और बड़े नगरों में ये मात्रा 0.4 से 0.6 किलोग्राम है। तो अब अपन आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन वर्मी कंपोस्ट। तो गोबर, सूखे और हरे पत्ते, घास फूस, खेतों के अवशेष, कूड़ा करकट इत्यादि खाकर केंचुओं द्वारा प्राप्त मल होता है, उससे तैयार जो खाद होती है उसे अपन वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, भूमि की आंत कहा जाता है और केंचुए वो अपने वजन का लगभग 5 गुना कचरा है वो खा जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वर्मी कंपोस्ट गोबर, सूखे और हरे पत्ते, घास फूस, खेतों के अवशेष, कूड़ा करकट ये सब खाकर केंचुए जो मल त्यागते हैं और उस मल से जो खाद बनाई जाती है उसे अपन वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो अब अपन देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन। तो ठोस, तरल, गैस या फिर रेडियोधर्मी पदार्थ इनको अलग अलग तरीके और विशेषज्ञता से प्रयोग में लाना ही अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। या फिर अपन देख सकते हैं जो अपशिष्ट होता है उसका संग्रहण, परिवहन और निस्तारण, संग्रहण से लेकर निस्तारण तक की संपूर्ण प्रक्रियाओं को अपन एक रूप में अपशिष्ट प्रबंधन कह सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 1975 में सरकार ने शिवरामन समिति का गठन किया था, उसके क्या क्या सुझाव थे। तो शिवरामन समिति के सुझाव इस प्रकार थे: बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना करना, मलमूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था करना, नगरों में कूड़ा करकट उठाने की समुचित व्यवस्था करना और कूड़े के ढेरों को जलाकर भस्म करना। तो ये सभी सुझाव शिवरामन समिति के द्वारा दिए गए। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन, अपशिष्ट रहित विकास किस प्रकार संभव है। तो जो पर्यावरण है वो हम सब की एक साझी विरासत है जिसे हमें सुरक्षित रखना है। तो अपशिष्ट रहित विकास उचित प्रबंधन द्वारा ही संभव है, जिसे सरकारी तंत्र हो गए, स्वयंसेवी संस्थाएं हो गए और नागरिकों इन सब के सहयोग से किया जा सकता है, वो है अपशिष्ट रहित विकास। तो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर है वो आपको कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, फिर है अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, और लास्ट भारत में बड़े नगरों से निकलने वाले कूड़े की मात्रा कितनी है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। अब हम सब देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके। तो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4 मुख्य तरीके काम में लिए जाते हैं। पहला है भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण तरीके और फिर है रासायनिक क्रियाओं द्वारा। तो ये सभी 4 तरीके हैं वो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भूमि भराव। तो भूमि भराव एक अपशिष्ट निपटान का साफ और अपेक्षाकृत कम खर्च वाला तरीका है। भूमि भराव ज़्यादातर गैर उपयोगी खाने, खनन रिक्तियों आदि क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। यदि भूमि भराव पुराने और गलत तरीके से किया जाता है तो इसका पर्यावरण पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, जैसे हवा के कचरे के उड़ने से प्राकृतिक सुंदरता का नष्ट होना, प्राकृतिक अपशिष्ट के अपघटन से मीथेन गैस का बनना जो बदबू तो पैदा करती है, इसके साथ साथ वनस्पति को नष्ट करती है और एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो भूमि भराव के लिए हमें आधुनिक भूमि भराव तरीके का उपयोग में लेना चाहिए। आधुनिक भूमि भराव में नियोजित तरीके से अपशिष्ट का निष्पादन किया जाता है। इसमें गड्ढों को मिट्टी से भर देते हैं और भूमि भराव गैस निकासी के लिए भूमि भराव गैस प्रणाली स्थापित की जाती है।
जिससे गैस को इकट्ठा करके विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। तो इसके लिए अपन देखते हैं एक वीडियो। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। लैंडफिलिंग भूमि भराव क्या होता है। तो सबसे पहले मिट्टी की जो परत होती है उसको खोदा जाता है और उसके ऊपर एक कृत्रिम प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जिसे अपन बॉटम लाइनर के रूप में जानते हैं, बॉटम लाइनर। फिर बच्चों इसमें अवशिष्ट पदार्थ डाले जाते हैं और अवशिष्ट पदार्थ पर दाब डाल के इन्हें समतल किया जाता है और दाब डालने से जो द्रव निकलता है उसके लिए साइड में एक वेस्ट वाटर पाइप होता है, उसमें वह द्रव चला जाता है तथा अवशिष्ट पदार्थ के अपघटित होने से जो मीथेन गैस बनती है वो साइड में इकट्ठी की जाती है, जिसे जलाकर ऊष्मा और बिजली बनाई जाती है, अर्थात जिसका उपयोग बिजली और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तथा बच्चों फिर उसके ऊपर मिट्टी की परतें बिछा दी जाती है और मिट्टी की परत के ऊपर एक प्लास्टिक की परत और चढ़ाई जाती है, ताकि इसका जो मृदा अपरदन है उसे रोका जा सके और तूफान में जो पानी आता है उसके साथ ये बहे नहीं, और जो पानी आता है उसके लिए अलग से रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है, जिससे पानी होता है वो साइड में इकट्ठा होता जाता है। तो इस प्रकार बच्चों लैंड फिलिंग की जाती है, अर्थात भूमि भराव है उसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स भूमि भराव के बाद अब हम देखते हैं भस्मीकरण। तो भस्मीकरण में भूमि भराव से कम भूमि की ज़रूरत होती है। ये जापान में ज़्यादा प्रचलित है। इसमें अपशिष्ट पदार्थों का दहन किया जाता है और ताप, गैस, भाप और राख में अपशिष्ट को परिवर्तित किया जाता है। ये चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन के लिए एक व्यवहारिक पद्धति के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। तो भस्मीकरण के लिए भी अपन एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों अब अपन बात करते हैं भस्मीकरण के बारे में। तो भस्मीकरण के लिए बच्चों सबसे पहले कचरे को इकट्ठा किया जाता है और जो इकट्ठा किया हुआ कचरा हो गया, अपशिष्ट हो गया, उसे फिर इंसिनरेटर में गिराया जाता है। इंसिनरेटर में हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे जलाया जाता है, जिससे वो राख में परिवर्तित हो जाता है और कुछ गैस के रूप में जाता है जो फिल्टर होके पोल्यूटेड एयर के रूप में निकल जाता है। इसीलिए इसे विवादास्पद पद्धति माना जाता है। तो स्टूडेंट्स भस्मीकरण और भूमि भराव के बाद अब हम देखते हैं पुनर्चक्रण तरीके। तो पुनर्चक्रण से आशय क्या है? तो अपशिष्ट से संसाधनों को या किसी भी मूल्य की चीज़ को निकालना पुनर्चक्रण के नाम से जाना जाता है। पुनर्चक्रण शब्द का अर्थ होता है पुनः मिलना। तो पुनर्चक्रण प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट से कच्चा माल निकाला जाता है और पुनः उपयोग में लिया जाता है। पुनर्चक्रण धात्विक अपशिष्ट के लिए एक उत्तम उपचार है। पुनर्चक्रण योग्य पदार्थ है एल्यूमिनियम के डिब्बे, इस्पात और भोजन के डिब्बे, प्लास्टिक में कांच की बोतलें, गत्ते के डिब्बे, पत्रिकाएं व प्लास्टिक आदि। तो चलिए पुनर्चक्रण तरीके के लिए अब अपन छोटा सा एक वीडियो देखते हैं, जिसके द्वारा अपन पुनर्चक्रण तरीकों को समझने का प्रयास करते हैं। अपन देखते हैं रिसाइकलिंग होती है वो कैसे की जाती है। तो रिसाइकलिंग के लिए सबसे पहले जो अपशिष्ट होते हैं उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर जो रिसाइकलिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे इन अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। जैसे धात्विक पदार्थों को अलग, प्लास्टिक वाले पदार्थों को अलग और जो पेपर होते हैं उनको अलग किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पेपर की रिसाइकलिंग होती है वो कैसे की जाती है। तो पेपर से सबसे पहले इंक अलग कर ली जाती है और पेपर को पानी में मिलाकर इसका एक पल्प बनाया जाता है और पल्प को वॉशिंग मशीन में धोकर सफ़ेद किया जाता है। सफ़ेद करने के बाद रोलर के द्वारा इसे एकदम समतल करके रोलर पर लपेट लिया जाता है। फिर इस रोलर से छोटे छोटे कागज़ बनाकर किताबों और न्यूज़पेपर में काम में लिया जाता है। अब पेपर के बाद अब अपन देखते हैं जो धात्विक पदार्थ होते हैं, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गए, जैसे आपकी सोडा वाटर की बोतलें हो गई, जो कैन होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो इनकी जो रिसाइकलिंग होती है वो कैसे की जाती है वो अपन सब देखते हैं। तो एल्यूमिनियम मेटल्स की रिसाइकलिंग, तो इनको सबसे पहले गर्म किया जाता है। गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं और पिघलने के बाद इन्हें सांचों में डाल दिया जाता है और फिर इन्हीं से जो दूसरी आकृति है उसमें इसे डालकर अलग पदार्थ की संरचना दे दी जाती है। अब अपन बच्चों देखते हैं जो प्लास्टिक होता है उसका रिसाइकल कैसे किया जाता है।
तो प्लास्टिक के लिए लगभग जो मेटल के लिए जो बत्ती उपयोग में ली जाती है वही है। प्लास्टिक को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर उन्हीं टुकड़ों को गर्म किया जाता है उच्च तापमान पर, और जिससे वो द्रव में बदल जाता है और उसे अलग अलग आकृतियों में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है वो चलता है। स्टूडेंट्स, अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है जैविक खाद। जैविक खाद को कार्बनिक खाद भी कहा जाता है। इसमें पशु पक्षियों के मलमूत्र या शरीर के अवशेष तथा पेड़ पौधों से मिलने वाले पदार्थ आते हैं। इस तरह का खाद का इस्तेमाल करने से मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस एक भूरे काले रंग का पदार्थ होता है जो जैव पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है। ये मिट्टी का ही एक जैविक अंश होता है और कृषि के रूप में इसे मिट्टी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है। तो ये मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाता है और जो जैविक खाद होती है वो घरेलू कचरे और कृषि अपशिष्ट दोनों से बनाई जा सकती है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आगे देखने से पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन के मुख्य तरीकों के नाम लिखो। अगला क्वेश्चन, भस्मीकरण सर्वाधिक किस देश में प्रचलित है? तथा अगला क्वेश्चन, जैविक खाद किसे कहते हैं? तो जल्दी से इन सभी क्वेश्चन का आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अब अपन देखते हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण 3 आर के बारे में। तो 3 आर में पहले आर से तात्पर्य हो गया रिसाइकल, दूसरा हो गया रिड्यूस, तीसरा हो गया रीयूज। तो रिसाइकल से आशय पुनर्चक्रण, रिड्यूस का अर्थ कम उपयोग तथा रीयूज का अर्थ हो गया पुनः उपयोग। तो इन्हें अपन विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले आता है रिड्यूस। रिड्यूस का अर्थ होता है कम उपयोग। तो इसके अनुसार हमें कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। हम बिजली का कम उपयोग कर बिजली भी बचा सकते हैं और टपकने वाले नल की मरम्मत करा के और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करके हम जल संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। फिर आता है रीयूज, जिसका अर्थ होता है पुनः उपयोग। तो बच्चों, इसके अनुसार उपयोग में ली गई वस्तुओं को ज्यों का त्यों पुनः उपयोग में लेना होता है। जैसे खाद्य पदार्थ के साथ आई प्लास्टिक की थैली हो गई, डिब्बे हो गए, बोतलें हो गई, इन सबको आप रसोई में वस्तुओं के रखने के लिए उपयोग में ले सकते हो। फिर बच्चों आता है रिसाइकल, जिसका अर्थ होता है पुनर्चक्रण। तो इसका अर्थ ये है कि हमें उपयोग में लाई गई वस्तुओं को पुनः उपयोग में लाने लायक बनाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में इनका निर्माण करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक हो गई, कांच हो गई, धातु की वस्तुएं हो गई आदि जो पुनर्चक्रण योग्य वस्तुएं होती है, इनका पुनर्चक्रण करके हमें उपयोगी बना सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं बच्चों रासायनिक क्रिया, जो कि लास्ट तरीका है अपशिष्ट प्रबंधन का। तो रासायनिक क्रिया द्वारा भी हम अनेक अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट कर सकते हैं और उनसे पुनः उपयोगी पदार्थ बना सकते हैं। तो ये था रासायनिक क्रिया तथा अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके। स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं अपशिष्ट निस्तारण के उपायों के बारे में। तो गहरे महासागरों में भी अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान देना आवश्यक है कि सागरीय पर्यावरण इससे प्रदूषित ना हो। फिर अब हड्डियों, पंख, रक्त आदि पशु अवशेषों को पकाकर इससे चर्बी प्राप्त की जाती है तथा जिसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। और इसका जो प्रोटीन अंश वाला भाग होता है उसका पशु चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। फिर अगला उपाय आता है कूड़े करकट को अत्यधिक दाब से ठोस ईंटों में भी बदला जा सकता है। अगला उपाय है नगरीय जो जलमल है उसको नगर से दूर गड्ढों में डाला जाए और वहां इसका शुद्धिकरण किया जाए और शुद्धिकरण के पश्चात ही इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए। फिर है विकसित देशों द्वारा जो विकासशील देश है, जैसे कि विकसित देश अमेरिका हो गया और विकासशील देश अपन का भारत हो गया, तो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वे सभी तकनीकें प्रदान करनी चाहिए जो अपशिष्ट के निस्तारण और पर्यावरण सुरक्षा में सहायक हो। और जो अपशिष्ट निस्तारण के अन्य उपाय है वो है प्रत्येक क्षेत्र, यहाँ तक कि प्रत्येक नगर के लिए भी एक दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए जिससे अपशिष्ट का नियोजन है वो एकदम उचित रूप से हो। फिर सबसे आवश्यक आता है सामान्य नागरिकों के व्यवहार में सुधार। यदि हम में से प्रत्येक अपने घर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको स्वयं या दूसरों के घरों या फिर नालियों में फेंकना बंद कर दे और उसको उचित स्थान पर इकट्ठा करे तो ये समस्या है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों, अपशिष्ट पदार्थों से पर्यावरण प्रदूषित ना हो और हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना हो,
इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी को पता ही है पर्यावरण हम सब की विरासत है जिसे हमें सुरक्षित रखना है। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण 3 R को समझाइए, अपशिष्ट निस्तारण के कोई 2 उपाय बताइए तथा अगला और लास्ट शिवरावन समिति द्वारा बताए गए कोई 2 सुझाव लिखिए। तो बच्चों ये था आपका लेसन नंबर 13। तो लेसन 13 यहीं समाप्त होता है। वीडियो को आप जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का अपडेट मिल सके। तो थैंक यू बच्चों वीडियो को देखने के लिए।